हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? टुडेज गोल, ठीक है बेटा। लेक्चर नंबर 4 है, क्लियर है बिल्कुल। सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, कैसे हो? जबरदस्त, बेहतरीन। हाँ, ठीक है। देखो, कई बच्चे हमारे बैच में है, ठीक है, ऐसे भी हैं जो अभी 10th पास करके 11th में गए, ठीक है, बिल्कुल 11th वाले बच्चे भी बहुत हैं इसके अंदर। 12th के बच्चे भी हैं इस बैच के अंदर, और ड्रॉपर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो हर बच्चे का अपना एक, मतलब कह सकते हो, क्वेरी होता है कि सर मैं 11th में हूं, अब मुझे स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है, एक बच्चा 12th का है, सर 11th में पढ़ चुका हूं, 12th में अब मुझे किस तरीके से आगे चलना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने हैं मुझे, ठीक है, मतलब किस तरीके से जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बेसिक बेसिक बात तो मैं बता दूं अपने सब्जेक्ट की, ठीक है। जिन बच्चों के पास पुराने नोट्स हैं, ठीक है, उनको काफी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चैप्टर्स में जहां एनसीईआरटी ने काफी चीजें चेंज की हैं, ठीक है। बाद बाकी का जो लास्ट ईयर पढ़े थे वो चीजें एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें बताऊंगा, उनको एड ऑन कर देना, कुछ पेज लेकिन चाहिए, ठीक है। एक दो चैप्टर के नोट्स बना लो चाहो तो, ठीक है, जिससे कि थोड़ा आइडिया लग जाएगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। नोट्स बनाने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि कभी कभी लिखते ही लिखते लोगों को याद हो जाता है, और परमानेंट याद हो जाता है। क्योंकि अगर मेमोरी के कंसेप्ट की मैं बात करूं ना, तो ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है, मेमोरी के लिए कोई चिप तो लगी नहीं है, ठीक है। मेमोरी का मतलब है न्यूरॉन्स के साइनैप्स, क्लियर है बिल्कुल। जो 11th क्लास के बच्चे उनको समझाऊंगा अभी कि हमारे ब्रेन की जो मेमोरी है, वो मेमोरी एक्चुअल में है क्या। भाई ब्रेन में क्या भरा हुआ है? न्यूरॉन्स भरे हुए हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? आपस में पेयरिंग करते हैं, ठीक है। एक न्यूरॉन का, ठीक है, डेंड्रॉन, और एक न्यूरॉन का एक्सॉन मिलकर के पेयरिंग करते हैं और एक सिनेप्स बनता है। जो सिनेप्स होता है वो एक मेमोरी होती है, क्लियर है बिल्कुल। हर इंफॉर्मेशन का एक सिनेप्स होता है। तो जितना बेहतर आप सिनेप्स बनाओगे, उतनी बेहतर आपकी मेमोरी बनेगी, ठीक है। और मेरा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है कि यार आप जितना पढ़ाई करो, बहुत ऐसी करो कि जब एग्जाम हॉल में बैठो ना, तो कंफ्यूजन ना हो, यानी कंसेप्चुअल चीजों को आपने ऐड किया है, ठीक है। और मैंने एक बताया भी था, एक डिस्कवरी पे एक एपिसोड था कि कैसे आप, मतलब एक बार में मैं नाम पूछता जा रहा हूं, ठीक है, 100 लोगों की, और उनके नाम मुझे तुरंत याद भी होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसने तरीका बताया कि कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। मैंने उससे उसका नाम पूछा, और उस नाम को जो पहले से मेरे ब्रेन में मेमोरी थी, मैंने उससे जोड़ लिया उसको, ठीक है। जैसे उसने नाम बोला, ठीक है, रामू, ठीक है, तो रामू मेरे पहले से मेमोरी बनी थी कि बचपन का दोस्त मेरा रामू था। तो शकल देखी मैंने, तुरंत मेमोरी से उस मेमोरी को कनेक्ट कर लिया, इसको देखते ही अरे रामू, ठीक है, क्योंकि बचपन का दोस्त मेरा रामू था। जो मेमोरी पहले से बनी हुई है, उस मेमोरी से उस मेमोरी को जोड़ लेना, ठीक है, तो एक बेहतर साइनेप्स बनता है, क्योंकि वहां सिग्नल आसानी से जा रहा है, क्योंकि पुरानी मेमोरी बनी हुई है, ठीक है। जब उस मेमोरी से किसी मेमोरी को जोड़ोगे तो सिग्नलिंग बहुत बढ़िया होती है, फास्ट होती है, भूलते नहीं है। तो ऐसी स्ट्रेटजी को अगर हम अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं ना, तो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां बात करूंगा कि आप किसी भी चीज को याद करो, तो जितने सेंस ऑर्गन यूज करोगे, जैसे एक तरीका है पढ़ करके याद कर लेना, एक तरीका है पढ़ना भी है लिखना भी है, ठीक है, फिर एक तरीका है पढ़ना भी है लिखना भी है, उसको थोड़ा सा सोचना भी है, ब्रेन मैपिंग करनी है, ठीक है, फिर एक तरीका है पढ़ना भी है लिखना भी है सोचना भी है, और दोस्त जब सामने आ जाए तो उससे पूछना भी है, बता तू, ठीक है, तुझे याद है या नहीं याद है, तुझे आता है या नहीं आता, समझ रहे हो ना। तो जितना आप चीजों को, मतलब इंटरेक्ट करोगे, जितना उसको सिग्नल भेजोगे उस मेमोरी को, उतना ही सिनेप्स का साइज परफेक्ट होगा, उतना ही बेहतर मेमोरी बनेगी, उतना ही लॉन्ग टर्म तक चीजों को आप याद रख पाओगे, समझ रहे हो। उतना ही जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे टेस्ट के अंदर, कंफ्यूजन कम से कम क्रिएट होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यस या नो? जी सर। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अच्छा, एक बच्चा लग रहा है लेट। लेट इसलिए क्योंकि आपके लिए एक सिरिंज लेने गया था, ठीक है, बहुत बड़ी सिरिंज है, ठीक है, एनिमल्स को लगाने वाली सिरिंज है, ठीक है, तो बस इसको परचेज करने में थोड़ी सी
ठीक है, टाइम लग गई तो 5 मिनट। ये सिरिंज खा गई, और सिरिंज मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आज भाई मेरा मेन चीज है कि हर कंसेप्ट को बहुत कंसेप्चुअल ब्रेन की मेमोरी में सेट करना। ठीक है, जब हम किसी चीज को पिक्चराइज करते हैं, दिखाते हैं, तो उसकी मेमोरी बेहतर बनती है। जैसे मैं आपको कुछ चीज हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और सेम वही हिस्ट्री आप मूवी थिएटर में देख करके आओगे तो आपको हमेशा याद रहेगी, डायलॉग तक याद रहेंगे, क्योंकि उसको आप पहले देखते हो, फिर फील करते हो, आप कानों से सुनते भी हो उसको आप, ठीक है, फिर बाहर निकल करके, ठीक है, उसकी मैपिंग भी करते हो, वाह ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर स्कूल में जाकर के दोस्तों को बताते हो, यार क्या डायलॉग था उसका, समझ में आया। तो आपने अल्टीमेट कई बार उसका क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया, कई बार क्या कर लिया आपने, उसका रिवीजन कर लिया। तो वही स्ट्रेटजी अगर मैं यहां यूज कराऊं पढ़ाई के अंदर, तो ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं रहेगी यार, ये इंजॉय रहेगा, मजा आएगा, और तुम यूं ये तुम्हारे टिप्स पर होगी। ठीक है, तो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है ये वाली बात, नए बच्चे हैं उनको मैं बताऊंगा कि बहुत इंटरेक्टिंग हम लेके चलने वाले हैं। ठीक है, हर चीज को समझना है अच्छी तरीके से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो अब समझो मेरी बात। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिवीजन वाले सेशन के अंदर। अच्छा, तो रिवीजन वाले सेशन में आ रहा हूं सबसे पहले मैं। अरे भाई, हाँ आवाज आ रही है भाई। ठीक है, रिवीजन वाले सेशन में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अच्छा तुम एक कमेंट में एक दो चीजें बताओ, अगर मैं तुमसे, भाई हाँ, अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, तुम्हें रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं, अरे स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर किसके लिए बोलते हैं, जरा बताओ, कमेंट में बताओ, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर किसके लिए बोलते हैं। बहुत बढ़िया, लंग्स के लिए नहीं बोलते बेटा, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर आ जाए, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर आ जाए तो गिल्स के लिए बोलेंगे। और जहां मैं बैग की बात करूंगा, बैग थैले की बात करूंगा, समझना मेरी बात, बैग की बात करूंगा, थैले की बात करूंगा, स्पेशल वेस्कुलराइज बैग या वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो समझना हम लंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना, अगर मैं टर्म यूज करता हूं भाई मॉइस्ट स्किन, तो मॉइस्ट स्किन को किस टाइप का रेस्पिरेशन बोलेंगे, मॉइस्ट स्किन, जरा बताओ कमेंट में, मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस, बिल्कुल सही, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन के लिए क्यूटेनियस। ठीक है, अच्छा मैं टर्म यूज करता हूं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसके लिए यूज करेंगे, पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के लिए, जबरदस्त। तो क्यूटेनियस समझ में आ गया, पल्मोनरी समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा एक टर्म यूज कर रहा हूं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसके लिए टर्म यूज करेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल बेटा, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स के लिए, जबरदस्त। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स के लिए यूज करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर। अच्छा अगर मैं ट्यूबुलर रेस्पिरेशन की बात करता हूं, ट्यूबुलर रेस्पिरेशन, तो ट्यूबुलर रेस्पिरेशन के लिए एक टर्म यूज किया था मैंने, ट्यूबुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, ट्यूबुलर रेस्पिरेशन के लिए, ट्यूबुलर ना, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, यस, ट्यूबुलर का मतलब है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, तो उसको बोलते हैं ट्रैकियल, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकिया होते हैं। ठीक है, यस, कॉकरोच में मिलता है, बिल्कुल सही, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, क्लियर बिल्कुल। हाँ, मॉइस्ट स्किन की जगह टर्म वो यूज करता है मॉइस्ट क्यूटिकल, तो मॉइस्ट क्यूटिकल के लिए बस सिंपल याद रखना, अर्थवॉर्म में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां स्किन बहुत थिन होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नॉन नॉन ठीक है सेलुलर, जो सेल से मिलकर नहीं बनी होती, एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, जो उसको प्रोटेक्ट करती है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। समझ रहे हो, उसको मॉइस्ट क्यूटिकल बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है क्यूटिकल, क्लियर बिल्कुल। हाँ, तो मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवॉर्म के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और जनरल बॉडी सरफेस सबके लिए यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो एनिमल थे ना, तो उनके पास मॉइस्ट स्किन थी ना मॉइस्ट क्यूटिकल थी, बस बॉडी सरफेस थी, उससे यूज कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में जितने भी इनवर्टिब्रेट थे उनके लिए हम जनरल बॉडी सरफेस यूज करते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था अपर वाले पार्ट का। ठीक है, मैंने अपर बताया था वन पेयर नॉस्ट्रिल होते हैं, यहां से कंडक्टिंग जोन आपकी चालू हो जाती है, वन पेयर नॉस्ट्रिल नथुने होते हैं, यहां से आपकी कंडक्टिंग जोन चालू हो जाती है। अंदर एक चैम्बर होता है, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, जिसमें इस तरीके से उभार होते हैं, टर्बिनेट, तीन जोड़ी, थ्री पेयर टर्बिनेट होते हैं, थ्री इधर थ्री इधर। ठीक है, अगर मैं टर्बिनेट की बात करता हूं, ठीक है, इनमें जो तीसरा टर्मिनेट होता है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है,
जो स्मेल स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से आप स्मेल ले पाते हो, और उसका कनेक्शन ब्रेन से होता है और ब्रेन उसको महसूस कर पाता है। ठीक है, यस। ठीक है, इसके अलावा ये नेजल चैम्बर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, दो अगेन वैसी ओपनिंग होती है, उनसे अगेन स्पेस में खुलता है, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, दोनों के लिए कॉमन रास्ता होता है, क्योंकि माउथ भी उससे जुड़ा हुआ है फेरिंग्स से, इसको ऑरोफेरिंग्स बोलेंगे। नेजल चैम्बर भी जुड़ा हुआ है, नेजोफेरिंग्स बोलेंगे। और फेरिंग्स का वो पार्ट जो नीचे ट्रैकिया से जुड़ा हुआ है, लैरिंग से जुड़ा हुआ है, उसको लैरिंगो फेरिंग्स बोलेंगे। ठीक है, पर फेरिंग्स याद रखो सफिशिएंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सारे पार्ट कराते थे, डाइजेस्टिव सिस्टम अब सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, अब 10th के सिलेबस में था, अब आगे नहीं है। ठीक है, पर कंसेप्ट इसके ऐड होंगे यहां पर। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया भाई, लैरिंगो फेरिंग्स, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज हो गया। ठीक है, अब यहां दो ओपनिंग है नीचे, दो दो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, एक तो ट्रैकिया है, ईयर पाइप, क्लियर है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है यहां पर ईसोफेगस है। ठीक है, फूड पाइप। ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉट। भाई ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। और फूड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? गलिट। गलिट। अच्छा, ग्लॉटिस को कवर करने के लिए क्या होता है? ग्लॉटिस को कवर करने के लिए क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप। क्या बोलते हैं? थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप को एपिग्लॉटिस। बहुत सही, बिल्कुल सही। थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप को हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, एपिग्लॉटिस। ठीक है, वो वो क्या खुलता है? लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स क्या है आपका? साउंड बॉक्स। लैरिंग्स क्या है आपका? साउंड बॉक्स। अगर मैं लैरिंग्स की बात करता हूं, साउंड बॉक्स की बात करता हूं, ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी कार्टिलेज के मिलने से बनता है। यस, इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, जिसको बनाने के लिए 9 कार्टिलेज होती हैं, तब आपका साउंड बॉक्स बनता है, लैरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स आपका ट्रैकिया में खुलता है थ्रो सॉरी हाँ, फेरिंग्स आपका ट्रैकिया में खुलता है थ्रो लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, ट्रैकिया एयर पाइप है, उसमें खुल रहा है थ्रो लैरिंग्स। लैरिंग्स साउंड बॉक्स है जो कार्टिलेजनस बॉक्स होता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस भी थिन कार्टिलेजनस फ्लैप है। कभी कभी थिक कार्टिलेजनस फ्लैप भी ऑप्शन में दे सकते हैं, तो आप गलती मत करना, थिन कार्टिलेजनस फ्लैप। ठीक है, थिन कार्टिलेजनस फ्लैप, क्लियर है। अब मैं ट्रैकिया की बात करता हूं। ठीक है, तो ट्रैकिया आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ट्रैकिया आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो रही है वेंट्रल साइड पर, जबकि पीछे डोर्सल साइड पर क्या है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, जिसमें गर्दन में 7 कॉलम है छोटे छोटे। ठीक है, जहां आपकी रिफ्ट जुड़ती हैं वहां 12 कॉलम होते हैं, थोरैसिक। फिर नीचे 5 लंबर होते हैं, फिर सैक्रम एक होता है, कॉकेक्स या कॉक्सीजियल भी एक होता है। तो इससे मिलकर के आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन इन वर्टिबल कॉलम के मिलने से बनती है, जो मैं बोन वाले चैप्टर में डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा। टोटल 26 कॉलम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रैकिया आगे से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। कहां से डिवाइड हो रही है? जो पीछे की साइड देखोगे, थोरैसिक, 5वें नंबर का थोरैसिक जो कॉलम था, वर्टिबल कॉलम था, उसके सामने से ट्रैकिया दो पार्ट में बाइफर्केट हो रही है। ठीक है भाई, पीछे वर्टिबल कॉलम 5वें नंबर का T5, थोरैसिक का 5वां, उसके सामने से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, यस, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, प्राइमरी ब्रोनकाई, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोनकाई, क्लियर है बिल्कुल? लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोनकाई, ये समझ लो पहले तो। यस, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोनकाई। ब्रोनकाई और ब्रोनकस एक ही चीज होती है। ब्रोनकाई या ब्रोनकस एक ही चीज होती है, पर ब्रोनकाई या ब्रोनकस आगे जाकर के फिर डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। फिर जो अगेन डिवीजन बनते हैं उनको ब्रोनक्यूल बोलते हैं, जो और थिन होते हैं, ब्रोनक्यूल और थिन होते हैं। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जाकर के पूरा रेस्पिरेटरी ट्री बनता है। जैसे ट्रैकिया डिवाइड करेगी प्राइमरी ब्रोनकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोनकाई, फिर टर्शियरी ब्रोनकाई। फिर 3 ब्रोनक्यूल आएंगे, इनिशियल ब्रोनक्यूल, टर्मिनल ब्रोनक्यूल, देन रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। और रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल से चालू हो जाता है क्या? आपका रेस्पिरेटरी जोन, जहां से धीरे धीरे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत थिन एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, बहुत पतले होते हैं, आसानी से डिफ्यूजन हो पाता है। इसको क्या बोलते हैं? कमेंट में बताओ, रेस्पिरेटरी जोन में कौन से एपिथेलियल टिश्यू होंगे?
सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, बहुत सही। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू रेस्पिरेटरी जोन में होंगे, बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं, टाइल जैसे होते हैं, आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। जबकि कंडक्टिंग जोन यहां से चालू हो जाती है आपकी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, नेजल चैम्बर में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, फिर लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया, और ट्रैकिया से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आपकी कंडक्टिंग जोन होती है, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग जोन होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो जाती है। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग जोन जो है वो ओनली कंडक्शन का काम करती है, यानी एयर को बाहर से अंदर ला रही है, अंदर से बाहर ले जा रही है, डिफ्यूजन नहीं होता यहां से। क्यों नहीं होता डिफ्यूजन? धीरे धीरे गैसेस डिफ्यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहां पर थिक एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, यहां पर ब्रश बॉर्डर, सिंपल ब्रश बॉर्डर या सिंपल सिलिएटेड यूज करोगे ज्यादा बेटर है, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जिनमें सीलिया लगे होते हैं। ठीक है, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जिनमें सीलिया लगे होते हैं, और सीलिया हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं नीचे से ऊपर, ओनली नीचे से ऊपर, क्योंकि जो भी म्यूकस नीचे जा बन रहा है उसको ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि नीचे डिपॉजिट करने से रोकना है, म्यूकस को धीरे धीरे ऊपर लेके आना है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो नीचे से ऊपर की साइड में। क्लियर है? बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर टू आउटर, इनर टू आउटर साइड में। कोई डाउट बेटा? हाँ ठीक है, तो अब हमने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो जोन में डिवाइड किया, एक जोन का नाम था कंडक्टिंग जोन, एक जोन का नाम था रेस्पिरेटरी जोन। क्यों बोला समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब मैं लंग्स की बात करता हूं, ये समझना, लंग्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, लंग्स को कल मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, तुम्हें याद हो? एक क्वेश्चन भी पूछूंगा इससे रिलेटेड में। ये ट्रैकिया थी आपकी, ठीक है, फिर लंग्स थे आपके। अगर मैं यहां राइट लंग्स की बात करता हूं, राइट लंग्स कंपैरेटिव ज्यादा बड़े होते हैं। हाँ, लेफ्ट लंग्स ज्यादा बड़े नहीं होते, यहाँ थोड़ा कार्डिक नॉच होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है। यस, ये लेफ्ट लंग्स है। अब एक्चुअल में लंग्स का काम क्या था? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। भाई जितना लंग्स अच्छा एक्सपेंड करेगा, तुम्हें पता है लंग्स का एरिया कितना होता है? ठीक है, इस लंग्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, अभी बताऊंगा कि एल्वियोलाई इज अ यूनिट ऑफ, एल्वियोलाई क्या है? यूनिट ऑफ लंग्स। आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई कराने वाला हूं, ठीक है, वापस आ रहा हूं। एल्वियोलाई को हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लंग्स। इट इज अ यूनिट, यूनिट ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स की यूनिट है, इकाई है एल्वलाई होती है। कितनी एल्वलाई होती है हमारे लंग्स के अंदर? ठीक है, लगभग 300 मिलियन प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। एरिया कितना होता है? सारी इसको खोल दो, निकाल दो, कितना एरिया होगा? लगभग 80 से लेकर के 100 मीटर स्क्वायर एरिया, एरिया ऑफ लंग्स। समझना, लंग्स लंग्स छोटे छोटे थैलियों के मिलने से बनते हैं, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बिल्कुल? हाँ, तो 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए, अभी आप बात करेंगे। ठीक है, तो लंग्स का एरिया बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? लगभग 80 से 100 मीटर स्क्वायर, एक टेनिस कोर्ट के बराबर। ये सिविल आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जिसका एरिया अप्रोक्सीमेटली टेनिस कोर्ट के एरिया के बराबर होता है? तो लंग्स का एरिया टेनिस कोर्ट के एरिया के बराबर होता है। समझ रहे हो ना? लंग्स भाई बहुत, ठीक है, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। लंग्स में छोटे छोटे थैलियां हैं, सबको खोल करके जोड़ करके एक तरपाल बनाई जाए ना, तो एक पूरा टेनिस कोर्ट ढक जाएगा। शर्त है कि आप स्मोकिंग ना करते हो। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये सेप्टम डाइजेस्ट हो जाते हैं और उनका एरिया बहुत रिड्यूस हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो अब लंग्स का काम क्या है? जितना ज्यादा एरिया होगा ना, उतना ही अच्छा क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो नेचर ने एक तो एल्वलाई को बनाया और लंग्स को भी छोटे छोटे लोब्स में डिवाइड किया। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, राइट लंग्स, तो राइट लंग्स को बनाने के लिए ऐसे एक लोब होता है, पूरा एक सेप्टम होता है, ये सेप्टम, ये ऐसा सेप्टम होगा। ठीक है, इतना ही नहीं, यहां पर एक ऐसा सेप्टम भी होता है, ये। तो ये 3 पार्ट हैं,
मतलब राइट लंग्स आपका 3 टुकड़ों के मिलने से बनता है, ऐसा भी कह सकते हो या ऐसा कह सकते हो। इसमें 3 मतलब चैम्बर हैं, राइट लंग्स में 3 चैम्बर हैं, ऐसे समझो 3 चैम्बर हैं। इनको डिवाइड करने के लिए यहां पर एक सेप्टम लगा हुआ है, ऐसे ऐसे। यहां डिवाइड करने के लिए यहां एक सेप्टम लगा हुआ है, इसको फिशर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे मानो एक इतना रीजन है, अब इसी के अंदर मैं छोटे छोटे बॉक्स बना दूं, इन सारे बॉक्स को बाहर निकाल के दिखाऊं, तो एरिया किसका ज्यादा होगा, एरिया इसका ज्यादा होगा, या इन टुकड़ों में तोड़ दूंगा उसका ज्यादा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितना सरफेस सरफेस ज्यादा होगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब यहां सरफेस, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, यहां सिर्फ इतनी सरफेस है, तो इसका एरिया ज्यादा हो गया। तो नेचर ने लंग्स को छोटे छोटे लोब्स में डिवाइड किया, किसमें डिवाइड किया, छोटे छोटे लोब्स में, ठीक है। बच्चों ने डाउट में पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। इसलिए राइट लंग्स के अंदर कितने लोब्स होते हैं, राइट लंग्स के अंदर जरा बताओ। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, 1 2 3, जबकि लेफ्ट लंग्स में एक ही फिशर होता है, ऐसा तो 1 और 2, 2 लोब्स होते हैं। तो एक तो लंग्स का अपना एरिया ज्यादा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें लोब्स होते हैं। दूसरा, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई मिलियंस में है, 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। तो उनको भी अगर जोड़ोगे तो और एरिया बढ़ गया। तो जितना ज्यादा आपके लंग्स का एरिया होगा ना, तो समझ लो उतना ही ज्यादा आप गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। पर एरिया होने के बावजूद भी हम एक्चुअल में अपने लंग्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते, समझ रहे हो। छोटे छोटे सांसों में जिंदगी जिए जा रहे हैं, नहीं, हम लेते रहते हैं हल्की हल्की सांसें। तभी तो एक क्रिया बताई गई है, आपने सुना भी होगा कि एयर को लो, फिर रोको, होल्ड करो। जितना एयर को लंबे समय तक होल्ड करोगे उतना ही लंग्स पर प्रेशर पड़ता है, और लंग्स पर जितना प्रेशर पड़ता है उतना ही समझ लो जो एल्वलाई आपके कॉन्ट्रैक्टेड फेज में थे ना, वो खुलने चालू हो जाते हैं। और जितने ज्यादा एल्वलाई खुलेंगे उतना ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ज्यादा होगा, उतनी ही ऑक्सीजन आपके ब्लड में ज्यादा जाएगी। जितनी ऑक्सीजन आपके ब्लड में ज्यादा जाएगी ना, समझ लो उतना ही टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। जितना टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी उतना फूड का ब्रेक डाउन ज्यादा होगा। जितना फूड का ब्रेक डाउन ज्यादा होगा उतना एटीपी एनर्जी ज्यादा बनेगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा बनेगी तो नो डाउट आप उतने ही शक्तिमान बन जाओगे। यानी ये सारा खेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जितनी आपके अंदर पावर ज्यादा होगी समझ लो उतनी ऑक्सीजन आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है, ज्यादा जा रही होगी। और जितनी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो उतना सरफेस एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा, समझना मेरी बात। अरे यार, ठीक है, सरफेस एरिया लंग्स का ऑलरेडी होता है, पर जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो उसके लंग्स कैसे होते हैं, कोलैप्स। जब बच्चा यूट्रस में होता है तो लंग्स कैसे होते हैं, उसके कोलैप्स होते हैं। पर जैसे ही जन्म लेता है ना तो सांस लेना स्टार्ट करता है, तब लंग्स एक्सपेंड करते हैं, लंग्स में एक्सपेंशन होता है। पर वो धीरे 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 अपनी क्रियाओं के थ्रू, ठीक है, वो उनको खोलना चालू करता है एल्वुलाई को, तब जाकर के वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करता है। हम सब अपने लंग्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते ही नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, तभी तो कहा जाता है कि ब्रीथ इनहेल करो, फिर होल्ड करो, फिर धीरे धीरे एक्सहेल करो, ठीक है, फिर इनहेल करो, फिर होल्ड करो, धीरे धीरे एक्सहेल करो। इससे क्या होता है, लंग्स का टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम जितना इंक्रीज होगा, टाइडल वॉल्यूम समझ रहे हो, लंग्स की जो अपना जो वॉल्यूम है वो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। जितना आप उसको इंक्रीज करोगे, नो डाउट, नो डाउट आपकी एनर्जी लेवल उतना ही मल्टीपल टाइम में बढ़ना चालू हो जाएगा। यस, इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम क्या है, बिना प्रेशर के इस कमरे में जितनी एयर आ रही है और जा रही है वो इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम है। क्लियर बिल्कुल, हाँ, ठीक है, वो टाइडल वॉल्यूम। ऐसी लंग्स का टाइडल वॉल्यूम बिना फोर्स के जितनी एयर मैं ले रहा हूं निकाल रहा हूं वो मेरा टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, मेरी लंग्स का, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहां पर जो इस तरीके का सेप्टम बना रहा है, लंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये अगेन लंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 3। इसको क्या बोलते हैं, फिशर, या सेप्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, या ट्रांसवर्स भी बोल सकते हो, ये ऑब्लिक है, तिरछा है, ये तिरछा फिशर है, ठीक है। ये यहां पर भी ऑब्लिक है, तो तुमसे कहा जाए लोब्स दोनों में कॉमन होते हैं, पर हॉरिजॉन्टल फिशर ओनली राइट लंग्स में होता है, लेफ्ट में नहीं होता। ऑब्लिक फिशर दोनों में होते हैं। कार्डियक नॉच, क्योंकि हार्ट प्रेजेंट होगा यहां पर, कार्डियक नॉच ओनली और ओनली लेफ्ट लंग्स में होती है, राइट में कार्डियक नॉच नहीं होती। तो ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्या है दोनों लंग्स के अंदर, लोब्स दोनों में कॉमन है,
ऑब्लिक फिशर दोनों में कॉमन है। स्पेसिफिक फीचर राइट लंग्स का क्या है, आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर फिशर, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट लंग का स्पेशल फीचर क्या है जो ओनली लेफ्ट में मिलता है, कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच ओनली लेफ्ट लंग्स में मिलती है। तो ये कल बच्चों ने डाउट में पूछा भी था, तो मैंने कहा इसको बताऊंगा आप जाकर के रिवीजन वाली पार्ट के अंदर। तो ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दो चीजें और रह गई है, ठीक है। एक तो लंग्स की कवरिंग, तो लंग्स की दो कवरिंग होती है, ठीक है। एक आउटर लेयर होती है जो आपके थोरेसिक चैम्बर से जुड़ी होती है। मानो ये आपका थोरेसिक चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है जिसके अंदर आपके लंग्स होते हैं। ये आपका थोरेसिक एयर टाइट चैम्बर है, इसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। तो एक लेयर तो थोरेसिक लाइनिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, और एक लेयर आपके लंग्स से जुड़ी होती है। मानो ये लंग्स है, ठीक है, लंग से एक लेयर चिपकी हुई है, एक लंग से लेयर चिपकी हुई है। समझना, जो लंग से लेयर चिपकी हुई है अंदर वाली, इसको विसरल विसरल प्लूरा बोलते हैं। और जो थोरेसिक लाइनिंग से चिपकी हुई है, इसको पैराइटल, पैराइटल मतलब बाहर वाली, कहते हैं ना पैराइटल, भाई बाहर जो है पैराइटल है, अंदर वाली क्या है, विसरल है, विसरा से चिपकी हुई है, ऑर्गन से चिपकी हुई है। तो एक विसरल प्लूरा हुई, एक पैराइटल प्लूरा हुई, ठीक है। इसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कवरिंग ऑफ लंग्स इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि लंग्स कंटिन्यू क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे बीच नीचे क्या है, हार्ट, हार्ट में भी क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। समझना मेरी बात, ठीक है। दोनों में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होगा, घर्षण पैदा होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और ऑर्गन के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो नेचर ने क्या काम किया, हार्ट में भी ऐसी दो लेयर बनाई, ठीक है। पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियल लेयर होती है, इनके बीच में भी फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। यहां प्लूरल होगा तो यहां पेरिकार्डियल होगा। ये फ्लूइड एक तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, घर्षण को कम करता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जो हीट जनरेट हो रही थी, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है, और इन ऑर्गन की सर्वाइबिलिटी बढ़ जाती है। ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। अगला है, मैंने बताया था पूरी की पूरी ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, जो आगे से कंप्लीट होते हैं, पीछे से इनकम्प्लीट होते हैं। यानी वेंट्रली कंप्लीट होंगे, डॉर्सली इनकम्प्लीट होंगे, ठीक है। ये एक तरीके से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोलैप्स होने से बचाते हैं, कहीं चिपक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज हैं, सी शेप होते हैं, इनकम्प्लीट डॉर्सली होते हैं, वेंट्रल साइड से कंप्लीट है, डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट डॉर्सली क्यों होते हैं, क्योंकि डॉर्सल साइड पर ईसोफेगस होती है, वेंट्रल साइड पर तो मान लो यहां पर क्या होगी, ट्रैकिया, और डॉर्सल साइड पे क्या चिपकी होगी, ईसोफेगस। तो ये इनकम्प्लीट होंगे, कंप्लीट नहीं हो सकते क्योंकि पीछे ईसोफेगस है। समझ गए ना मेरी बात। तो ये रिवीजन वाला पार्ट मैंने आपका पूरा करा दिया। लास्ट में दो चीज और बची हैं इसके अंदर, एक कंडक्टिंग जोन का फंक्शन, एक रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन। कंडक्टिंग जोन की अगर बात करता हूं तो कंडक्शन ऑफ एयर करती है। दूसरा, एयर में मिलने वाले जो भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल कोई भी हो, उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है, क्योंकि म्यूकस होता है इसके अंदर, सीलिया होते हैं, ठीक है। तीसरा, ये कंडक्टिंग जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर इनबिल्ड करती है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो आपकी नीचे की एल्वुलाई बहुत पतली होती हैं, चिपक जाएं, कोलैप्स कर जाएं, तो मॉइस्चर नमी बना के रखती है, जिससे कि आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए, ठीक है। और चौथा काम क्या कर रही है, बाहर की एयर का टेम्परेचर कितना भी ज्यादा हो या कितना भी कम हो माइनस के अंदर, जब ये एयर धीरे 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 ब्लड तक पहुंचेगी, ठीक है, तब तक इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, जिससे कि ब्लड में मिलने वाले जो एंजाइम होते हैं, CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और प्रोटीन टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो उस हाई या कह सकते हो हॉट या कूल एयर से उन एंजाइम पर कोई इफेक्ट ना आए। ये बताओ समझ में आया नहीं आया। और रेस्पिरेटरी जोन का एक ही काम है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, या ब्रोंकस ही बोल सकते हो। इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी जोन चालू होती है, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आपकी कंडक्टिंग जोन होती है। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है। इनिशियल ब्रोंक्यूल में इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होते।
बेटा तू इतनी सारा लंबा तू मैसेज लिख रही है, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। कार्डिक नॉच के काम, कार्डिनोग नॉच का काम कुछ नहीं है, समझो। ये आपका हार्ट होता है यहाँ पर लेफ्ट साइड, कहते हैं ना हमारा हार्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड, धक 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 धक। तो लेफ्ट नहीं होता, हार्ट आपका बीच में होता है, पर टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अगर टिल्ट होगा तो कहीं ना कहीं वो लंग्स में एक स्पेस बनाएगा, जगह बनाएगा। तो इस हार्ट की वजह से यहां पर एक नॉच बन जाती है, हार्ट की वजह से। इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल तक के बाद हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते। यस, देखो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वहां फोर्स ज्यादा होता है एयर का, तो वहां कोलैप्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर नीचे आते आते उसका प्रेशर कम हो जाता है और एयर धीरे धीरे डिफ्यूज करना चालू कर देती है, तो नीचे कोलैप्सिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। इसका एक साइंटिफिक लॉजिक और है, ठीक है, वो अभी तुम्हें बताऊंगा, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। एक सरफेक्टेंट होता है जो लंग्स के लोअर वाले पार्ट में बनता है, लेसिथिन, ठीक है। वो सरफेक्टेंट इन एल्वुलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, सरफेस टेंशन कम कर देता है ना, तो कोलैप्स नहीं होंगे। वो अभी मेडिकल में पढ़ोगे आप एमबीबीएस के अंदर। तो सरफेक्टेंट की प्रेजेंस की वजह से लोअर पार्ट में हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते, सिर्फ अपर पार्ट में होते हैं, वहां वो सरफेक्टेंट नहीं होता। तो नेचर ने सी शेप हाइलिन कार्टिलेज बना दिए, जिससे कि जब एयर तेजी से अंदर और बाहर जाए तो कहीं ऐसा ना हो कोलैप्स कर जाए, ठीक है। जैसे तुम देखोगा हैप्पी बर्थडे, किसी का बर्थडे होता है तो एक छोटा सा वो आता है एयर को भरने वाला, उसमें रोल होता है ऐसे, ठीक है। जैसे करोगे तो खुल जाएगा एकदम, और करोगे फिर सर्किल हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, फिर सर्किल हो जाएगा, ठीक है। ये एक पॉलिथीन ही ले लो, मान लो ये पॉलिथीन ही ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, तुम्हारे लिए हर चीज अरेंज कर रहा हूं, हर चीज, जिससे कि कुछ भी करना हो, एक्सपेरिमेंट कुछ भी कराना हो। अब तो मैं बहुत सारे मैं बढ़िया लाइव एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा, टेंशन मत करना। मतलब यहां तक कि बायोटेक के एक्सपेरिमेंट भी तुम्हें मैं कराने वाला हूं, मजाक मत लेना। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, डीएनए, सब कुछ जबरदस्त तरीके से कराऊंगा, बहुत बढ़िया। भाई आज इसका होगा सारा, ठीक है, मान लो, ठीक है। ये आपका ट्रैकिंग पार्ट है, ठीक है, समझना मेरी बात। सोचो अगर इसी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो मर जाएंगे भाई, ठीक है। जब एयर आप भर रहे हो लंग्स के अंदर, ठीक है, फूल गया, जब एयर बाहर निकाल रहे हो तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो नेचर को इसी चीज को बचाना था, इसलिए नेचर ने क्या काम किया, नेचर ने क्या काम किया, नेचर ने सी शेप हाइलिन कार्टिलेज लगा दिए, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। कुछ लगा था थैली पे, मुझे लग रहा है। कोई नहीं, कुछ थैली पे लगा होगा तो मैंने उसको टच कर लिया ना। हाँ, तो एयर को फिल करना और बाहर निकालने में कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए आपका ट्रैक, तो नेचर ने क्या बना दिया, शी शेप हाइलिन कार्टिलेज बना दिए, जिससे कि वो पूरा ट्रैक कोलैप्स होने से बच जाए। समझे, समझे? हाँ, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आगे आ जाओ। तो कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन की फंक्शन क्लियर है एकदम, ठीक है। इनको लोब में क्यों डिवाइड किया नेचर ने, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब हम आएंगे, लास्ट बचा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई। समझना मेरी बात, अगर मैं तो 3D एनिमेशन भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है, एनिमेटेड डायग्राम। तो इस तरीके से आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, पूरा ऐसे डक्ट बने होते हैं, उनमें लास्ट में बड़े बड़े एल्वुलर सैक होते हैं, और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर के मिलने से बनते हैं, इनको बोलते हैं एल्वेओलाई। स्ट्रक्चर को बनाना नहीं है, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वो एनसीईआरटी डायग्राम है, ठीक है, जो मैं ड्रॉ कराऊंगा वो, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। तो इन पूरे ट्रैक के ऊपर ऐसे स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, क्योंकि तुम देखा होगा ना भाई,
आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है एस्थमा के केस में, ठीक है। तो यही स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराने में हेल्प करते हैं इस पूरे ट्रैक को। तो ये नहीं दिख रहे हैं धागे से लगे हुए स्मूथ मसल्स हैं, ये एल्वुलर सैक है, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर के मिलने से बने इनको एल्वुलाई बोलते हैं, ठीक है। और इनके चारों तरफ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, दिख रहा है ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। आसानी से क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझे या नहीं समझे? तो अब एक एल्वुलाई का डायग्राम बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर। अब समझो, तो यूनिट ऑफ लंग्स एल्वुलाई हो गए, ठीक है। 300 मिलियन बोथ लंग्स, 80 to 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ लंग्स। अब आ जाओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। ये मान लो आपकी एल्वुलाई है, सिंगल एल्वुलाई, एल्वुलर डक्ट से जुड़ी हुई है, लाइक का घड़ा, ठीक है। ऐसी एल्वुलाई होती हैं आपके 300 मिलियन एल्वुलाई, ठीक है। और इन एल्वुलाई के अंदर ध्यान से देखोगे यहां पर एपिथेलियल है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये और भी होंगे आगे जाकर के, ठीक है, आसानी से डिफ्यूजन हो पाए, ठीक है। और इनके चारों तरफ आप जानते हो डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होगा, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इनके चारों तरफ होता है, ठीक है। और कैपिलरी भी एक खास टाइप के एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, पर इनका नाम होता है एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं इनको? एंडोथीलियम, 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 एंडोथीलियम। योगी एंडोथीलियम, ठीक है। और भाई इन दोनों के बीच में चिपके हुए होते हैं ना, बीच में कुछ मटेरियल भी होता है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो सेल से मिलकर नहीं बनी होती, नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन और फाइबर के मिलने से बनती है, दोनों के बीच में होगी नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है दोनों के बीच में, येलो कलर की, ठीक है। और आरबीसी में आप जानते ही हो, ठीक है। यहां थोड़ा मैं ब्लू कलर दिखा रहा हूं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहां पर, ठीक है। यहां थोड़ा सा मैं रेड कलर दिखाऊंगा क्योंकि यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है, यहां पर ऑक्सीजनेशन होगा, फिर यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाएगा। ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब अंदर क्या होगा भाई, अंदर आप समझ ही रहे हो कि रेड कलर के आरबीसी होंगे अंदर, तो ये आरबीसी है, ये आरबीसी फ्लो कर रहे हैं ब्लड में, ये आरबीसी फ्लो कर रहे हैं, आरबीसी का फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा, आवाज आ रही ना, प्रॉपर साउंड प्रॉपर है ना, ठीक है। हाँ ये आरबीसी है, तो ये हो गया आपका, यहां दिखा देता हूं मैं। अच्छा डिफ्यूजन कहां से होगा, डिफ्यूजन भी इसी में दिखा देता हूं मैं, एक साथ से कई काम हो जाएंगे। यहां क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर डिफ्यूजन की बात करूं तो तुम समझ पा रहे होगे, देखो यहां से एयर आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है, ऑक्सीजन कंटिन्यू डिफ्यूज होकर के आ रही है, CO2 डिफ्यूज होकर बाहर जा रही है, ठीक है। और कोई गैस डिफ्यूज नहीं होते ड्यू टू सॉल्यूबिलिटी, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी होती है, पर ये डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। ये एल्वुलाई हो गई, ठीक है। ये आपकी ब्लड कैपिलरी होगी, ब्लड कैपिलरी,
यह नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर पूछ लेता है, ठीक है भाई, ये क्या और डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये हो क्या रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्लियर है, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पूछेगा, कितनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होंगी, आप ही बताओ, नंबर कितना लिख दूं मैं, ठीक है। अब तीन होंगे, ठीक है, एक व्हाइट कलर सामने दिखा रखा है, एक व्हाइट कलर की लेयर है, एक इनके बीच में येलो कलर की लेयर भरी हुई है, येलो कलर का बीच में येलो येलो कलर का लेयर, ठीक है, मैं दिखा देता हूं यहां पर, और एक रेड कलर की लेयर दिख रही होगी, रेड कलर की लेयर दिख रही होगी, रेड कलर की लेयर, ये तीन लेयर हैं। नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर कितने होंगे, 3, नंबर कितने होंगे, 3, जिनकी थिकनेस जो होती है लेस देन 1 mm, 1 mm से भी कम, अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm होगी, ठीक है, थिकनेस लेस देन 1 mm, ब्रैकेट में लिख देते हैं 0.5 mm के आसपास, 1 mm से भी कम, ठीक है, ये थिकनेस होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होती है, 3, ये मत भूल जाना, नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होंगी, 3, इसकी थिकनेस लेस देन 1 mm होगी, ठीक है। अब नाम क्या है इन तीनों का, अब नाम की बात कर लेते हैं। व्हाइट कलर की जो लेयर है एल्वलाई के अंदर, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। दूसरा क्या होगा भाई, जो सेल से मिलके नहीं बनी होती, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, सेल से मिलकर बनी नहीं होती, प्रोटीन और फाइबर के मिलने से बनती है। और तीसरी है एंडोथीलियम ऑफ, ठीक है, ब्लड कैपिलरी, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। अब बताओ, बेसिक समझ में आया, ये एल्वलाई होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अंदर आरबीसी रोटेट कर रहे हैं, आप समझ गए होगे, ऑल आर आरबीसी, ये ब्लड कैपिलरी है, ये एल्वलाई है, यहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, ये दोनों सॉल्युबल होती हैं इसलिए डिफ्यूज कर रही हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इनसॉल्युबल होती है तो वो डिफ्यूज नहीं करती, जबकि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ, ठीक है। नंबर कितने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के, 3 है, थिकनेस कितनी होती है, लेस देन 1 mm होती है। नाम कौन कौन से हैं लेयर्स के, एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और तीसरा होता है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। अब बताओ आया या नहीं आया, थिकनेस बेटा ये है ना, थिकनेस, थिकनेस, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन में लिख देता हूं, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यानी इन तीनों मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, तीनों मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होगी ना वो लेस देन 1 mm होगी, यानी 1 mm से भी कम। लैग है, 1 मिनट लैग है तो जरा कमेंट में बताना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं जरा, ठीक है, अगर लैग है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा, लैग है तो एक बार कमेंट करो, तो मुझे बताओ क्या है या नहीं है, ओके, लैग है, ओके, ठीक है, ठीक है, मैं टेक्निकल टीम को भेजता हूं कि बच्चे लैग बोल रहे हैं, आखिर कारण क्या है, ठीक है, ओके।
अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? कंसेप्ट में बताओ, मतलब कंसेप्ट एकदम सेट हुआ नहीं हुआ? तो कंसेप्ट सेट होना चाहिए। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, अगर मैं तुमसे कहूं जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है यहां पर, सिंपल डिफ्यूजन बिना किसी एनर्जी के, एटीपी के, ये डिफ्यूजन किस पर निर्भर करता है? तो आप बोलोगे सर पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करेगा। भाई ऑक्सीजन बाहर से अंदर जा रही है, क्यों? क्योंकि यहां ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, यहां कम है। CO2 अंदर से बाहर आ रही है, क्यों? क्योंकि CO2 का प्रेशर अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। सिंपल सी बात है। तो पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, और किस पर निर्भर करता है? भाई सॉल्युबिलिटी पे भी करेगा, क्यों? क्योंकि सर नाइट्रोजन डिफ्यूज नहीं हो रही क्योंकि वो इनसॉल्युबल होती है, ऑक्सीजन और CO2 ही डिफ्यूज हो रही है क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सॉल्युबल होती है, ठीक है। जिसमें भी CO2 का डिफ्यूजन सबसे तेजी से होता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है। यस, समझाऊंगा अभी, ठीक है। और तीसरा क्या है? थिकनेस। अगर मैं इस थिकनेस को बढ़ा दूं तो डिफ्यूजन का रेट घटेगा या बढ़ेगा? जरा बताओ। अगर मैं इस थिकनेस को बढ़ा दूं जहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, तो इसका डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, डिक्रीज। यस, अगर हम थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज होगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुआ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हुआ? जरा बताओ। एक चीज बढ़ाने पर दूसरी चीज घट रही है, एक को बढ़ाया दूसरा कम हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुआ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हुआ। यस, डायरेक्टली का मतलब होता है एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक को घटाया दूसरा भी घट रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। एक को बढ़ा रहे हो, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा घट रहा है इनवर्सली, इसको बढ़ा रहे हो तो ये घट रहा है इनवर्सली। यानी उल्टा है, एक को बढ़ा रहे दूसरा घट रहा है इनवर्सली, एक को बढ़ा रहे दूसरा भी बढ़ रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ, थिकनेस बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। समझे? यस या नो? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्वलाई की बात क्लियर हो गई, मैंने डायग्राम बता दिया है, ये एल्वलाई का डायग्राम होता है इस तरीके से, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इफेक्टेड बाय थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। और ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन कितना ज्यादा होती है? 20 से 25 टाइम हायर होती है। यस, इसलिए पर यूनिट एरिया निकालोगे अगर, एक मिनट, पर यूनिट एरिया अगर निकालोगे तो CO2 का डिफ्यूजन रेट कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम हायर होता है। यस, इस पर क्वेश्चन भी दिए मैंने, आज कराऊंगा प्रैक्टिस। तो मैमेलिन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी सकिंग टाइप विद नेगेटिव प्रेशर। हमारे लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर होगा? नेगेटिव प्रेशर। समझते हो नेगेटिव प्रेशर क्यों? अब समझाता हूं, ठीक है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, समझना, ठीक है, या नेगेटिव प्रेशर जनरेट कैसे करते हैं समझो, ठीक है। अगर मैं इस सिरिंज को ऊपर से बंद कर लेता हूं, बंद कर लिया, सिरिंज को ऊपर से मैंने बंद कर लिया, ठीक है, समझना, और इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं खींचेगा ही नहीं, ये ऊपर से बंद है, फिर भी खींच रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं, ये खींच लिया मैंने, ये खींचा, ठीक है, समझना। हाथ में प्रॉब्लम है तो मैं इसको खींच के दिखाता हूं, ये, ठीक है, एक मिनट। समझना, ये खींचा ना मैंने, तो अब बताओ अंदर प्रेशर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? अंदर का प्रेशर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? देखो ऊपर क्या, सीधा सिरिंज ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको खींचता हूं इस तरीके से, समझ, मेरी बात समझ पा रही हो? समझ पा रहे हो? नेगेटिव प्रेशर का मतलब है अंदर वैक्यूम जनरेट कर दिया मैंने, इसको पीछे खींचा और वैक्यूम जनरेट कर दिया, वैक्यूम जनरेट है। और वैक्यूम जनरेट होने की वजह से क्या होगा? जैसे मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है, तो या छोड़ूंगा इसको, ऐसे समझो, इसको बंद कर लिया, अब मैंने वैक्यूम जनरेट कर दिया अंदर, वैक्यूम जनरेट कर दिया अंदर, तो वैक्यूम की वजह से क्या होगा? अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप डायफ्राम को कांटेक्ट कराते हो, ठीक है, यानी वॉल्यूम को अंदर बढ़ाते हो, समझो। अगर मैं इसके, ऐसे याद रखो,
समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। अभी मैंने किया, पिस्टन को बंद कर दिया, इसको नीचे खींचूंगा, वैक्यूम जनरेट हो गया, वैक्यूम जनरेट हो गया ना। अगर इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ऊपर से खोलूंगा तो एयर कहां चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, ठीक है। एयर अपने आप अंदर क्यों जा रही है, क्योंकि आपने अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। यानी अगर मैं सिरिंज को नीचे खींचता हूं तो अंदर एक वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए अगर मैं हाथ हटाऊंगा तो सीधी एयर कहां जाएगी, अंदर जाएगी, ठीक है। समझ में आया। तो हमारे लंग्स ऐसे ही होते हैं, इनमें निगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है, सक्शन प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से और आपके रिब्स के ऊपर उठने की वजह से अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से एक वैक्यूम जनरेट होता है, एक वैक्यूम जनरेट होता है। समझना मेरी बात, दिखा देता हूं मैं ऐसे, एक वैक्यूम जनरेट होता है। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए बाहर से एयर कहां आएगी, अंदर आएगी, अपने आप आएगी, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फोर्स के। आप समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। अंदर आपने वैक्यूम जनरेट कर दिया, नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर दिया, तो उसको फिल करने के लिए बाहर की एयर अपने आप अंदर आती है, ठीक है, बिना फोर्स। जो आप सांसें ले रहे हो, प्रेशर दम लगा के ले रहे हो, अपने आप आ रही है ना, अपने आप जा रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। बस तो आप कर क्या रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम को घटा रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम को घटा रहे हो, ठीक है। आपने वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, अपने आप एयर अंदर आ जाएगी। वॉल्यूम को कम कर दिया, एयर अपने आप बाहर चली जाएगी। वॉल्यूम को बढ़ाओगे, अंदर वैक्यूम जनरेट होगा, प्रेशर कम होगा, बाहर की एयर अंदर। वॉल्यूम को कम करोगे, अपने आप प्रेशर अंदर बढ़ेगा, अंदर की एयर बाहर। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, बस अंदर के वॉल्यूम को चेंज करके प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। समझे या नहीं समझे, समझे होगे। इसलिए हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें निगेटिव प्रेशर होता है, क्योंकि वॉल्यूम, ठीक है, बढ़ जाता है। क्यों, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके लंग्स, जन्म लेने से पहले जब मदर के यूट्रस में होता है तो लंग्स कोलैप्स होते हैं। जैसे ही बाहर आता है तो चीखता है, क्राई करता है, और जरूरी है, 3 इडियट में दिखाया भी गया था, बच्चा रो नहीं रहा तो उसको मार मार के रुला रहे थे। अगर वो रोएगा नहीं ना, ठीक है, क्राई नहीं करेगा, तो उसके लंग्स में एक्सपेंशन नहीं होगा, और लंग्स में एक्सपेंशन नहीं होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तो चीखना जरूरी है, उसका गहरी सांस लेना जरूरी है। वो कब लेगा, जब अंदर का वॉल्यूम अपने आप, जैसे बच्चा जैसे बाहर आएगा ना तो ये वॉल्यूम में थोरेसिक चैम्बर में एक्सपेंशन होगा, अपने आप तेजी से सांस अंदर आएगी और एक वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं थोरेसिक वॉल्यूम। समझना मेरी बात, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम जनरेट हो जाने की वजह से अंदर नेगेटिव प्रेशर बन जाता है और एयर अंदर आ जाती है, इसको नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये प्रेशर, ये वॉल्यूम और बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे जो लंग्स होते हैं वो सॉलिड टर्म्स लिए यूज किया, सॉलिड टर्म्स लिए यूज किया हमने। ये थोरेसिक चैम्बर है आपका, ये थोरेसिक चैम्बर है, ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक है। ईयर टाइट चैम्बर है, इसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, इसके अंदर आपके ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, इस चैम्बर के अंदर आपके लंग्स हैं, जिनमें छोटे छोटे एल्वलाई हैं। अंदर कोई स्पेस नहीं है। ये सोचो 300 मिलियन एल्वलाई, 300 मिलियन एल्वलाई भरे पड़े हैं इसके अंदर, तो सॉलिड तो होगा ही ना, ठीक है, सॉलिड तो होगा ही, ठीक है, समझ रहे हो। और पोरस होगा, पोरस का मतलब है तो तुम एयर लोगे तो एयर आएगी, यहां से डिफ्यूज होकर सीधे ब्लड में चली जाएगी, ब्लड से डिफ्यूज होकर इसमें आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, आपके लंग्स बिल्कुल पोरस होते हैं, स्पॉन्ज के जैसे, उनसे एयर जाती है और आती है, ठीक है। जो एक्चुअल में एक्सपेंशन होगा ना, जैसे मान लो, तुम्हें समझाता हूं, ये आपका थोरेसिक चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है, ये आपका थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर है, समझना। ये आपके लंग्स हैं, लंग्स कभी एक्सपेंड नहीं करते, ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं आपके, मान लो। सोचो अगर लंग्स भी आपके एयर टाइट होते तो लंग्स से एयर डिफ्यूज हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। और लंग्स के चारों तरफ क्या होगा, यहां इसके चारों तरफ क्या होंगे, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। अब जब भी आप एयर को लेते हो, निकालते हो, तो इस चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ा देते हो, इस चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ा दोगे तो अपने आप एयर बाहर से कहां चली जाएगी, यहां से ब्लड में चली जाएगी। जब वॉल्यूम को कम कर दोगे तो एयर ब्लड से कहां चली जाएगी, वापस बाहर चली जाएगी। तो एक्चुअली लंग्स आपके शेप मेंटेन रखे हैं, ठीक है, बस आप इस वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, इस चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो। लंग्स पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, समझ रहे हो। लंग्स आपके सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है क्योंकि वैक्यूम जनरेट होता है, इसकी वजह से एयर अंदर और बाहर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात बताने की कोशिश की है मैंने, अलग से लाइन है, इसको मैं फ्रॉक पढ़ाता हूं तब बताता हूं, यहां पर ऐड कर दिया है कि मेमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी सकिंग टाइप,
क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। इस पर क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं, मैं इसको और लिख देता हूं एक बार। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन दो स्टेप आएंगे इसके केस में, दो केस आएंगे। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, समझना, ठीक है। ये इनवर्सली हो गया, अपॉन नीचे कर देंगे इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सली किसके होगा, थिकनेस, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, दो के होगा, एक पार्शियल प्रेशर और दूसरा सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपन नीचे आ गए ना, थिकनेस और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के, यानी इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ठीक है, इसको घटाओगे ये बढ़ेगा। क्लियर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, या ये बढ़ेगा तो ये दोनों बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो इस पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है नीट के अंदर। हम तो आपको प्रैक्टिस कराएंगे ही ये क्वेश्चंस की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करा रहा हूं अभी मैं, यहां तक कोई डाउट है, बहुत बढ़िया, सुपर, तुम्हारे दिल से आग बताते हैं। निमोसाइड, अब मत लिखो टाइप 1 टाइप 2 निमोसाइड की जरूरत नहीं है, ये मेडिकल में पढ़ना, ठीक है। एमबीबीएस में पढ़ना टाइप 1 निमोसाइड, टाइप 2 निमोसाइड, यहां जरूरत नहीं है अभी इसकी, है ना। सॉलिड का मतलब है पत्थर से नहीं है, सॉलिड का मतलब है अंदर कोई कैविटी नहीं बनी हुई है, ये अंदर से पोरस है। साथ में ये तो लिखा है ना, ठीक है। स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी का मतलब है पोरस है, अंदर से सारे एल्वलाई भरे पड़े, सोचो 300 मिलियन एल्वलाई आपके लंग्स में भरे पड़े, तो कोई कैविटी नहीं है, टाइटली भरे पड़े। सबको निकाल करके खोलोगे तो 100 मीटर स्क्वायर, एक टेनिस कोर्ट के बराबर आपकी एक चादर बन जाएगी, इतने इतना सारा एरिया मात्र इतने से लंग्स के अंदर भरा पड़ा है। तो अंदर स्पेस तो होगा नहीं, ठूसम ठूस भरा पड़ा है, पर पोरस है, जिससे एयर आसानी से क्या हो पाए, डिफ्यूज हो पाए। अगर सोचो आपके लंग्स टाइट होते, एयर टाइट होते, लंग्स एयर टाइट होते, चैम्बर एयर टाइट है, लंग्स एयर टाइट नहीं है, तो आप जैसे एयर को, तो क्या एयर डिफ्यूज हो रही है बाहर, नहीं हो रही ना, एयर बाहर डिफ्यूज नहीं हो रही इसके अंदर से, ठीक है, एयर अंदर ही भरी हुई है। सोचो बाहर अगर ब्लड वेसल्स होते तो उनके अंदर एयर जाती ही नहीं, तो आपके लंग्स एयर टाइट नहीं होते, लंग्स पोरस होते हैं। हाँ, थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट होता है जिसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। नहीं तो एयर डिफ्यूज ही नहीं हो पाती लंग्स से, आप एयर भरते और फिर निकाल देते लाइक अ बैलून, एयर भरी एयर निकाल दी, तो आपके ब्लड में तो एयर गई नहीं ना, ठीक है। तो आपके लंग्स जो होते हैं वो पोरस होते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी होते हैं, सकिंग टाइप के होते हैं, क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। यहां तक मुझे लगता है क्लियरिटी आ गई होगी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर यानी वो चैम्बर जो एयर टाइट है, समझना, उसके अंदर आपके लंग्स हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर मैं थोरेसिक चैम्बर की बात करूं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मान लो ये आपका स्टर्नम है, मान लो ये पीछे आपके वर्टिबल कॉलम है, अच्छा, रीढ़ की हड्डी है आपकी, ये स्टर्नम है आपका, थोड़ा सा स्टर्नम को खिसकाते हैं, आप जानते हो ये आपके रिब्स हैं, ये इधर जुड़े होंगे,
इधर जुड़े होंगे, ठीक है। ठीक है, कोशिश। ठीक नहीं बना चैम्बर, कोई नहीं। इस तरीके से आपका रिप्स होते हैं साइड में, आगे पीछे वर्टिकल कॉलम होंगे, आगे स्टर्नम होगा आपका, ठीक है। ये तो हो गया वर्टिकल कॉलम। पीछे की साइड में यानी डोर्सल साइड में स्टर्नम आगे होगा, स्टर्नम। वेंट्रल साइड में होगा। ये रिप्स हैं आपके, रिप्स। ये लेटरल साइड में होंगे। समझना। और रिप क्या होते हैं? मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, इनको आपस में बांध के रखे हुए हैं, बिल्कुल एयर टाइट बना देते हैं चैम्बर को, इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे एक डायग्राम होना चाहिए मेरे पास, ये डायग्राम है, ठीक है। ये आपका पीछे क्या है? वर्टिकल कॉलम, आगे क्या है? स्टर्नम। ये रिप्स हो गए आपके, और रिप्स के बीच में मसल दिख रहे हैं ना, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इंटरकोस्टल मसल्स ये दिख रहा है ना, ये और ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर, इंटर माने बीच में, कोस्टल मतलब रिप्स, रिप्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स। रिप्स के बीच मिलने वाले मसल्स, इससे क्या बन जाएगा? एयर टाइट चैम्बर बन जाएगा। इसके अंदर होते हैं लंग्स, इसके अंदर होते हैं लंग्स, समझना मेरी बात। इसके अंदर आपके लंग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये एयर टाइट चैम्बर है। अगर इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, इस चैम्बर को बनाने के लिए डॉर्सल साइड पर क्या होगा? डॉर्सल साइड पर, वेंट्रल साइड पर क्या होगा? लेटरल साइड पर क्या होगा? लोअर साइड पर क्या होगा? लोअर का मतलब है नीचे। लोअर साइड पर आप समझ गए होगे, नीचे की साइड में क्या होगा? इस तरीके से डोम शेप डायफ्राम होगा, डोम शेप डायफ्राम। जैसे यहां पर क्या होगा? डोम शेप डायफ्राम होगा। नीचे क्या होगा? डोम शेप, गुम्मदाकार डायफ्राम होगा, डोम शेप डायफ्राम। इस तरीके से डायफ्राम होगा, तभी तो एयरटाइट चैम्बर बनेगा। नीचे डोम शेप डायफ्राम होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अंदर क्या होगा? डोम शेप डायफ्राम। इससे एक एयर टाइट चैम्बर बनता है। तो क्वेश्चन आएगा डोर्सल साइड पर क्या होगा? डोर्सल साइड पर पीछे आप बोलोगे वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। वेंट्रल साइड पर आगे क्या होगा? स्टर्नम। लेटरल साइड पर क्या होगा? रिप्स। लोअर साइड पर क्या होगा? डोम शेप
डायफ्राम। अब बताओ, ये थोरेसिक एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर समझ में आ गया, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। किस किस के मिलने से बनता है, लेटरल साइड पर क्या होगा, वेंट्रल साइड पर क्या होगा, डोर्सल साइड पर क्या होगा, लोअर लोअर साइड पर क्या होगा, ठीक है। तो डॉम शेप डायफ्राम होगा। तो ये यहां तक कोई डाउट है या नहीं? हाँ, डायफ्राम। यस, 300 मिलियन इन बोथ लंग्स जो स्मोकिंग नहीं करते। अगर डाउट डाउट नहीं है तो एक बार दिल से आग लगाओ, दिल से जबरदस्त वाली आग। हाँ, तुम्हारा डायग्राम मेरे डायग्राम से अच्छा होगा। ठीक है, बिल्कुल, तुम मुझसे बेटर हो, ठीक है। क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, तुम्हें चार चार सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो नो डाउट तुम मुझसे बेटर हो, ठीक है। समझ रहे हो, मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, चलना तुम्हें है, तो तुम मुझसे तो बेटर होगे ही बेटा, हर चीज में बेटर होगे, ठीक है। बस मुझे ये पता है कि यहां चलोगे तो ये होगा, यहां चलोगे तो ये होगा, यहां चलोगे तो मात खा जाओगे, बस वो मुझे नॉलेज है। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें चलना कैसे है, ठीक है, तुम्हें रुकना कहां है, तुम्हें दौड़ना कहां है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ठीक है। बाद बाकी की मेहनत तो दम तो आप ही को लगानी है, समझे? यस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये आग बता रही है कि कंसेप्ट एकदम सेट है, बहुत बढ़िया। क्योंकि इतनी दूर से मुझे बस दिल और आंख समझ में आते हैं कि अगर दिख रहे हैं तो जबरदस्त है, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो एक स्टेप हमारा आज कंप्लीट होता है। अब सेकंड स्टेप में स्टार्ट कर रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। यस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो पहले मैं इसकी एनसीईआरटी कराता हूं, फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर आता हूं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? या चलो उसको भी करा देता हूं साथ, या एक पहले एनसीईआरटी करा लेता हूं मैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इसके बाद चालू कराता हूं, बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा। देखो, एनसीईआरटी से पहले की मैंने करा दी थी, एनसीईआरटी साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी मास्टरी वाला पार्ट अभी मैं साथ लेके चल रहा हूं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। अभी बताया मैंने थोरेसिक चैम्बर कैसा होता है, एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर है, जिसके अंदर आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सल साइड पर किससे मिलकर बना होगा, डोर्सली बाय, डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली, वेंट्रल साइड पर क्या होगा, स्टर्नम होगा। लेटरली, लेटरल साइड पर क्या होंगे, रिब्स होंगे। एंड ऑन लोअर साइड, लोअर साइड पर क्या होगा, डॉम शेप डायफ्राम। लोअर साइड पर क्या होगा, डॉम शेप डायफ्राम। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic कैविटी, ठीक है, समझना, अगर thoracic कैविटी के वॉल्यूम में तुम चेंज करोगे, will we reflect the lungs pulmonary cavity, उसका इफेक्ट सीधा पल्मोनरी कैविटी पर होगा। यानी इस एयर टाइट चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नो डाउट एयर अंदर आएगी तो लंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा, एयर टाइट चैम्बर का वॉल्यूम घटाओगे तो सीधा लंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा, एयर बाहर जाएगी। यानी ये एनाटॉमिकल जो सेटअप है ना, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल, लोअर साइड पे डायफ्राम, इसके मिलने से एयर टाइट चैम्बर बना। अगर ये एयर टाइट चैम्बर नहीं होता ना, तो आप वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पाते, आप प्रेशर को चेंज नहीं कर पाते, आप एयर को इनहेल एक्सहेल नहीं कर पाते, तो पॉसिबल सर्वाइबिलिटी पॉसिबल ही नहीं थी। तो सर्वाइबिलिटी के लिए नेचर ने हमें लंग्स दिए, और जब नेचर ने हमें लंग्स दिए तो उसने एयर टाइट एनाटॉमिकल सेटअप दिया, ठीक है, और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की एबिलिटी दी, क्योंकि मसल्स के थ्रू होता है, तब जाकर के आप वॉल्यूम को चेंज कर पा रहे हो, और वॉल्यूम को चेंज करने की वजह से आप प्रेशर चेंज कर पा रहे हो, और प्रेशर चेंज करने की वजह से आप एयर को इनहेल और एक्सहेल कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे बताया भी था मैंने, अब तुम इसके वॉल्यूम को बढ़ाओगे, ठीक है, तो अपने आप अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। वॉल्यूम को कम करोगे, प्रेशर बढ़ेगा और एयर अंदर की बाहर चली जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम चेंज करना है, ओनली वॉल्यूम चेंज करना है। जब वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर में अंतर आएगा, और प्रेशर में अंतर आएगा तो अपने आप एयर अंदर और एयर बाहर, एयर अंदर और एयर बाहर जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे?
मान लो ये एटमॉस्फेयर है, ये एयर आप बाहर की, फिर एयर अंदर आ गई, फिर एयर बाहर करोगे, फिर एयर अंदर आएगी अपने आप ही। ठीक है, एयर बाहर करोगे, एयर अंदर आएगी, अपने आप ही ये सिस्टम चल रहा है। इस वजह से चल रहा है क्योंकि आप वॉल्यूम चेंज कर पा रहे हो, तभी प्रेशर में चेंज हो रहा है। ठीक है, such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly, अगर ये अरेंजमेंट नहीं होता ना तो हम we cannot directly alter the pulmonary volume, तो हम पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज ही नहीं कर पाते, इम्पॉसिबल। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपके सामने, देखूं क्या बताते हो। बिना देखे रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, बिना देखे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप एयर टाइट चैम्बर में पंचर कर दोगे, आपका जो एयर टाइट चैम्बर है, सोचो ये एयर टाइट चैम्बर है, इसमें पंचर कर दिया मैंने। ठीक है, पंचर करने से क्या होगा, अब एयर टाइट नहीं बचा, एयर अपने आप लीक करेगी, और एयर लीक करने से इसमें वैक्यूम जनरेट नहीं हो पाएगा, यानी ऑन द स्पॉट सीसेशन, डेथ हो जाएगी इंसान की। एयर टाइट चैम्बर के अंदर अगर पंचर कर दोगे तो इंसान की डेथ हो जाएगी। बच्चे का क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा बच्चा मैक्सिमम क्या लगा रहा है, 4। भाई तुम्हारी बात पे लगा देता हूँ 4। ठीक है, देखता हूं तुम 4 सही लगा रहे हो गलत लगा रहे हो। द लंग्स आर सिचुएटेड इन अ thoracic chamber which is anatomically airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally पीछे vertebral column। ठीक है, आ जाओ। वेंट्रली स्टर्नम होगा। ठीक है, लेटरली रिब्स होंगे, फिर डायफ्राम होगा। एब्सोल्युटली राइट। यानी अब ये पैरा आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो चुका है, अब कभी गड़बड़ तो नहीं करोगे। ठीक है, द रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग, ये स्टेप बता चुका हूं। सबसे पहले ब्रीदिंग करोगे, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लंग्स लेवल पर होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर डिफ्यूजन टिश्यू लेवल पर होगा, फिर उस टिश्यू के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होगा, ऑक्सीजन का CO2 रिलीज होगी। ठीक है, उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, जैसे ये है, जरा बताओ इसको अरेंज करो। सबसे पहले ब्रीदिंग या वेंटिलेशन, फिर एक्सचेंज, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर एक्सचेंज, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको अरेंज करो, क्या ऑप्शन लगाओगे। एयर टाइट का मतलब है जिससे एयर लीक ना करे, जैसे बैलून एयर टाइट है, समझना। ये थोड़ा सा चैम्बर ऐसा होता है बिल्कुल एयर टाइट, एयर लीक नहीं कर सकती इससे, ये एयर टाइट है। जिससे एयर लीक ना करे वो एयर टाइट है, समझ रहे हो। बस आप इसकी वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो एयर अंदर और आ जाएगी, जैसे एयर अंदर और चली गई। वॉल्यूम को कम करोगे एयर बाहर निकल जाएगी। मतलब एयर यहां से लीक नहीं कर सकती, यहां से एयर टाइट है। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ही एयर निकलेगी और एयर एंटर करेगी ट्रैकिया से। ये पूरा एयर टाइट चैम्बर, इसको एयर टाइट कहते हैं। एयर टाइट का मतलब है जिससे एयर लीक ना करे। अच्छा फिर से 4 बता रहे हो, ओके, तुम्हारा 4 लगा देता हूं। अब देखता हूं। ओके, सबसे पहले ब्रीथिंग करोगे, बिल्कुल सही है। फिर फर्स्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, फिर फिफ्थ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अगेन होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, बिल्कुल सही है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। फोर्थ ही होगा। जो बच्चे फोर्थ लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आए इस तरीके का, आप उसके समझ रहे हो ना, उड़ा के आओगे उसको। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। बेहतरीन, सुपर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आ जाओ मैकेनिज्म पर आ रहा हूं, वापस मैकेनिज्म पर आ रहा हूं। भाई ब्रीथिंग है क्या, वही घिसी पिटी बात। एयर का अंदर आना और अंदर की एयर का बाहर जाना, एयर का अंदर आना और अंदर की एयर का बाहर जाना। ठीक है, अच्छा एयर का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब बाहर, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, अंदर के वॉल्यूम को अगर आपने बढ़ा लिया तो अंदर वैक्यूम जनरेट हो जाएगा, बाहर की एयर अपने आप अंदर आ जाएगी। अंदर के वॉल्यूम को आपने कम कर लिया तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर की एयर बाहर चली जाएगी। एक्चुअल में आप थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज
और डिक्रीज करके प्रेशर चेंज कर सकते हो, और इस प्रेशर को चेंज करने की वजह से ही आप इनहेल और एक्सिल कर सकते हो। समझे? समझे या नहीं समझे ये बताओ। समझे, बिल्कुल सही, यस 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 यस। डीपीपी आपकी पारों मैंने पांचों अपलोड कर दिए, और चैप्टर का एंड होगा तो सिद्धि और तेजस अपलोड करूंगा, ठीक है? ओके, और विद सॉल्यूशन। वैसे बायो में सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं कि मैं इस लेवल का करा दूंगा, तुम सॉल्यूशन देखोगे भी नहीं, पर फिर भी एक बार देखने के लिए आप सॉल्यूशन, ठीक है, हम अपलोड कर रहे हैं आपको खुद अपने थ्रो किए हुए, ठीक है? अब ये समझ में आ गया सर, वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर चेंज होता है, पर वॉल्यूम को चेंज करने के लिए क्या करना होगा भाई? मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन कराने होंगे। कितने टाइप के मसल्स ऐसे हैं जिनके कॉन्ट्रेक्शन कराने से वॉल्यूम चेंज होगा? दो मसल्स हैं जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। एक पहले मसल्स कौन से हैं? डायफ्राम, डायफ्राम मसल्स, जिसको फ्रीनिक मसल्स भी बोलते हैं। डायफ्राम मसल्स फ्रीनिक मसल्स होते हैं नीचे, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। कभी कभी क्वेश्चन में डायफ्राम को फ्रीनिक भी बोलता है, एक ही बात है, फ्रीनिक मतलब डायफ्राम, एक ही बात है, एक ही चीज है भाई। इन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है भाई। डायफ्राम ये नॉर्मल शेप है, ठीक है, समझो ऐसा है डायफ्राम डॉम शेप। जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो स्लाइडिंग होगी एक दूसरे को, स्लाइडिंग 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 स्लाइडिंग। डायफ्राम कैसा होगा? फ्लैट। फिर रिलैक्स होगा तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल, डॉम शेप। फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या हो गया? डॉम शेप। फिर फ्लैट हो गया, फ्लैट। कॉन्ट्रेक्शन हो गया, स्लाइडिंग, कॉन्ट्रेक्शन टाइम में स्लाइडिंग होती है इस तरह, स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग, फ्लैट। फिर रिलैक्स करेगा, डॉम शेप। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैट एंड। क्लियर है बिल्कुल? तो जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एक दूसरे के पास स्लाइड करती हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से जब डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो डॉम शेप होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट होगा, ठीक है? यानी इसकी वजह से भी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। दिखाता हूं इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मान लो ये आपके लंग्स हैं, स्मूथ नहीं है, चलो ठीक है, फिर भी ठीक है। ये लंग्स हैं और ये रिप्स हैं। दो दिखा देता हूँ, ऐसे 12 रिप्स होते हैं, और रिप्स के बीच में क्या होंगे? इंटरकोस्टल मसल्स।
मान लो ये आपका थोरेसिक चैम्बर है, ये दो रिब्स दिखा दिए मैंने यहाँ बना के, ऐसे पूरे अंदर लंग्स होते हैं इसके, ठीक है। ये डोम शेप डायफ्राम है आपका रिलैक्स कंडीशन में। ड्यूरिंग रिलैक्स, जब आप रिलैक्स कंडीशन में हो तो डॉम शेप डायफ्राम होता है, ठीक है। ये आपके स्टर्नम है और रिब्स हैं। ये भी ठीक है, स्टर्नम और रिब्स, ठीक है। अब समझना, ये मान लो आपका ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ऊपर एंटीरियर, तो नीचे क्या हो गया, पोस्टीरियर। ऊपर एंटीरियर तो नीचे क्या हो गया, पोस्टीरियर। समझना, ऊपर एंटीरियर है तो नीचे क्या हो गया, पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। हमेशा बताया था मैंने, ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर होता है, नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर होता है। आगे वाला पार्ट वेंट्रल होता है और पीछे वाला पार्ट डोर्सल होता है। यानी जहां पर लिप्स या माउथ होंगे वो क्या होगा, वेंट्रल। उसके अपोजिट क्या हो गया, डोर्सल। जहां पर हेड होगा वो एंटीरियर और नीचे वाला क्या होगा, पोस्टीरियर। समझना, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि डायफ्राम के मसल्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराता हूं, तो डायफ्राम के मसल्स को अगर मैं, मान लो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा तो डायफ्राम बिकम फ्लैटिन, डायफ्राम बिकम फ्लैटिन, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। ये फ्लैट कर देते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम जब रिलैक्स कंडीशन में होगा डॉम शेप, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्लैट। डॉम शेप, फ्लैट, डॉम शेप। अच्छा, किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, जरा बताओ, किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। आप बोलोगे सर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। समझ रहे हो, यस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। यानी डायफ्राम ऊपर और नीचे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट कर रहा है, ये वॉल्यूम, ये इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम हो रहा है। समझना, इंक्रीज या डिक्रीज thoracic volume in in anterior posterior axis, anterior posterior axis। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में डायफ्राम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अच्छा, ओके। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अगर ये यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है कि डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम घटता हुआ बढ़ता है, यानी डायफ्राम के मसल्स ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे मसल्स कौन से हैं, इंटर, इंटर मतलब बीच में, कॉस्टल मतलब रिब्स, ठीक है, मसल्स। कॉस्टल मतलब क्या था, रिब्स। दो रिब्स के बीच में मिल रहा है ना, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब इंटरकोस्टल मसल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, एक लेयर तो दिख रही है, इनके पीछे एक लेयर और है, वो इंटरनल है। तो इंटरकोस्टल मसल्स कितने होंगे, दो टाइप के होंगे, ये भी दो टाइप के होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। समझना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स
एक इंटरनल इंटरकोस्टल्स। अब कैसे याद रखोगे? एक्सटर्नल क्या काम करते हैं, इंटरनल क्या काम करते हैं, ठीक है समझना। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मान लो ये मेरी रिप्स है, ये रिप्स हैं, ठीक है, ये आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई है, ये मान लो मैं पीछे वर्टिब्रा हूं, वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है, रिप्स हैं इस तरीके से। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिप्स को ऊपर उठाते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिप्स को नॉर्मल से नीचे लेकर के जाते हैं। एक्सटर्नल पे फोकस करो, एक्सटर्नल रिप्स को उठाएंगे और रिलैक्स करेंगे तो नॉर्मल पहुंच के उठाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे नॉर्मल। अब इंटरनल क्या काम करेंगे? इंटरनल इससे अंदर लेकर के आएंगे, इंटरनल का मतलब है जो अंदर लेकर के आए, वो इंटरनल है। तो दो टाइप के इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, एक तो ऊपर लिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको ऊपर वाले, इसके नीचे एक लेयर और होती है, वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की होती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये कंसेप्ट कहां से लेकर के आया हूं, ध्यान रखना। मैं तुम्हें बताऊं, इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें बहुत अल्टीमेट कंसेप्ट देता हूं मैं, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट की अगर बात करूं, ये एनसीईआरटी के कंसेप्ट है, पर एनसीईआरटी कहां से छपी है हमारी? हमारी एनसीईआरटी टोटली टोटली एक बेहतरीन, सबसे सुपर, मतलब वर्ल्ड की टॉप मोस्ट बुकों में काउंट होती है भाई। तो मैं दिखा भी दूं, यस, ठीक है। इस बुक का नाम है बेटा टोटोरा, बहुत अच्छी बुक है टोटोरा, ठीक है, दिख रही होगी शायद तुम्हें, ठीक है। हाँ, कंसेप्ट की अगर बात करूं तो कंसेप्ट कहां से लेके आते हैं, एनसीईआरटी कहां से छपी हुई है? आपकी एनसीईआरटी ऐसी वैसी नहीं है, ठीक है। इस जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स होंगी ना, उनके कंसेप्ट दिखाऊंगा आपको, बहुत बेहतर कंसेप्ट, ठीक है। यहां से है कि मसल्स की एक्चुअल में पोजीशन क्या है, और बकेट का कंसेप्ट मैं दिखाने वाला हूं कि बकेट कैसे काम करती है, ठीक है। तो अब समझना मेरी बात, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम जो पढ़ रहे हो बहुत अल्टीमेट लेवल का पढ़ रहे हो, बस ये कहूंगा। एनसीईआरटी की हिडन लाइंस को निकालूंगा, और वाकई में एनसीईआरटी तुम्हारे ब्रेन में बहुत कंसेप्ट को सेट करने वाला हूं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की अगर बात करूं ना, ठीक है, तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं, यस। ऐसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, यस। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाँ भाई रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, समझना। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो अब एक मिनट और रुको। हाँ भाई, देखो भाई, ठीक है, अब समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये बकेट है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये एक्चुअल में आपका पोजीशन है, ठीक है। ये आपकी रिप्स हैं, ये इस तरीके से आपकी रिप्स साइड में होती है ना, इस साइड में रिप्स होती है। अगर मैं रिप्स की बात करूं, सारी रिप्स इस तरीके से हैं, ये एक रिप्स है, इसके ऊपर एक रिप्स और होगी, एक रिप्स और होगी, एक रिप्स और होगी, ठीक है, सारी रिप्स ऐसे हैं। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है ना, तो रिप्स को उठाती है ऊपर, ये रिप्स ऊपर गई, ये रिप्स ऊपर गई, ठीक है, ठीक है। रिलैक्स करती है, रिप्स वापस अपनी जगह आ जाएगी, ये रिप्स अपनी जगह चली गई। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिप्स ऊपर ऊपर जाएगी, रिप्स ऊपर गई। रिलैक्स करेंगे, रिप्स अपनी जगह आ जाएगी, रिप्स अपनी जगह आ गई, समझ गए ना मेरी बात। अब बारी आती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करने वाले हैं, रिप्स को नीचे लेके जाएंगे, और नीचे, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिप्स को ऊपर, रिलैक्स करेंगे तो रिप्स नीचे, रिप्स ऊपर, रिलैक्स करेंगे रिप्स नीचे। जब रिप्स ऊपर उठते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, रिप्स नीचे आएंगे वॉल्यूम घटेगा।
रिप्स ऊपर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, रिप्स नीचे आएंगे वॉल्यूम घटेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो समझना मेरी बात, जैसे मान लो ये रिप्स हैं, ठीक है, रिप्स ऊपर उठ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिप्स ऊपर उठ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिप्स नीचे जा रहे हैं, वॉल्यूम घट रहा है, रिप्स ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिप्स नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम घट रहा है। तो यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हमेशा रिप्स को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिप्स को उठाते हैं, और जब रिप्स उठेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन करने पे इंक्रीज वॉल्यूम, हाँ रिलैक्स करेंगे तो डिक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम घटेगा, सिंपल सी बात है। जैसे मैं यहां भी दिखा देता हूं, ठीक है, मान लो ये अभी मैंने बकेट दिखाई थी, बकेट, ये आपकी बकेट है, बाल्टी, उसका ये हैंडल है, एक हैंडल यहां लगा होगा, एक हैंडल यहां लगा होगा, ठीक है। अगर मैं इस हैंडल की बात करूं तो ये हैंडल ऐसे ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है। इस ऐसे एक और हैंडल मान लो, ये दूसरा हैंडल मान लो, ऐसे एक और हैंडल जोड़ देते हैं इसको, ये एक रिब केज बन गया, आपकी सारी की सारी पसलियां बन गई, और इनके बीच में क्या होंगे? मसल्स। अगर मैं इस रिब्स को उठाता हूं, रिब्स को उठाता हूं, तो कौन है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से रिब्स ऊपर उठेंगे, और रिब्स ऊपर उठेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। रिब्स ऊपर उठेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रिब्स वापस रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, फिर ऊपर उठेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट? वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस रिप्स को, इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता हूं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल का मतलब है जो रिप्स को बाहर लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। वापस छोड़ूंगा तो वॉल्यूम घटेगा। अब बारी आती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो रिप्स को नॉर्मल से भी नीचे लेकर के आएंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जैसे मानो ये रिप्स रिलैक्स पोजीशन पर है, अब जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बारी है। अभी हम क्या कर रहे थे? एक्सटर्नल, बाहर लेकर के जा रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं तो वापस नीचे आ गए। अब मैं बात करूंगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा, रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के जस्ट अपोजिट काम करेंगे, समझना, जस्ट अपोजिट काम होगा। यानी अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, डिक्रीज वॉल्यूम, रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज वॉल्यूम। अब बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, दो कोस्टल के बीच मिलने वाले मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल जो रिप्स को ऊपर उठाते हैं, ठीक है, फिर रिलैक्स करते हैं, रिप्स नॉर्मल आ गए। इंटरनल जो रिप्स को नॉर्मल से भी नीचे लेकर के आते हैं, वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम घटेगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम घटेगा, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। अब बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? डायफ्राम भूल जाओ, डायफ्राम अभी एक एक करके पढ़ोगे ना। सबसे पहले मैंने डायफ्राम बताया आपको, डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रिलैक्स करेगा वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। समझ रहे हो? डायफ्राम मैं लिख भी देता हूं, चलो तुम्हें ऐसी लग रहा है, छोटे बच्चे हैं तुमको पता भी होना चाहिए। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंक्रीज होगा वॉल्यूम, जब रिलैक्स करेगा तो डिक्रीज होगा वॉल्यूम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट होगा, रिलैक्स करेगा डॉम शेप होगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्लैट होगा, फ्लैट होगा तो वॉल्यूम बढ़ गया, रिलैक्स करेगा तो वापस ऊपर चला गया, वॉल्यूम घट गया। समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, रिलैक्स करने पे वॉल्यूम घटेगा। तो अब दो चीजें बता दी मैंने, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा कैसे, और ऐसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को ऊपर उठाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम घटेगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को नॉर्मल से भी नीचे लेके आएंगे वॉल्यूम घटेगा, रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को?
यहां तक कोई डाउट है बेटा? BMS, नो डाउट, नो, कंप्लीट BMS, नो डाउट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये तो समझ में आ गया सर कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या होती है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात आती है बकेट की। अच्छा बताओ, अब बकेट का मतलब है रिप्स। रिप्स का ये आगे वाला पार्ट क्या होगा? वेंट्रल। आगे वाला पार्ट क्या होगा? वेंट्रल। पर पीछे वाला पार्ट क्या होगा? डोर्सल। आगे वाला पार्ट क्या होगा? वेंट्रल। पर पीछे वाला पार्ट क्या होगा? डोर्सल। समझ रहे ना मेरी बात? आगे वेंट्रल, पीछे डोर्सल। ठीक है। अगर मैं इस वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं और फिर डिक्रीज करता हूं, इंक्रीज करता हूं फिर डिक्रीज करता हूं, तो किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा? भाई सर, वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल डोर्सल। तो वेंट्रल और डोर्सल एक्सिस से जुड़े हुए हैं हमारे रिब्स। तो रिब्स के मूवमेंट हमेशा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। किस एक्सिस में? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां बात आएगी डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है भाई, ये पीछे वाला पार्ट क्या हो गया? डोर्सल। आगे वाला पार्ट क्या होगा? वेंट्रल। भाई इस हैंडल एक तरफ जुड़ा हुआ है वेंट्रल से, एक तरफ जुड़ा हुआ है डोर्सल एक्सिस से। तो जब भी रिप्स ऊपर और नीचे होंगे तो किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ यहां पर। तो सीधी सी बात है, जब एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कांटेक्ट करते हैं तो आपका स्टर्नम ऊपर उठ जाएगा, ये उठ गया, ये ऊपर गया। ठीक है, और ये फ्लैट हो ही गया, तो अब आपका वॉल्यूम ये इंक्रीज हो गया, ये वॉल्यूम आपका और इंक्रीज हो गया। ये वॉल्यूम क्या हो गया आपका? इंक्रीज। ये अगेन क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम due to contraction of intercostal muscles, due to contraction of intercostal muscles, intercostal muscles कोई सी भी होनी चाहिए, एक्सटर्नल या इंटरनल, intercostal muscles increase या decrease thoracic volume in dorsoventral axis। ये ध्यान रखना है आपको, dorsoventral axis। तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस का मतलब समझ में आना चाहिए, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया, जब भी ठीक है इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगा। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, ये दो एक्सिस समझ में आए या नहीं आए, ये समझ में आ गया तो बस एकदम कंसेप्चुअल चीज सेट हो जाएंगी। यस, आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। मैं एक बार रिपीट तो करूंगा ही, टेंशन मत करो, रिपीट तो मैं करूंगा ही, हर चीज रिपीट करूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो दो बातें बताई थी मैंने। ठीक है, जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम के मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट किए, ये रिलैक्स किए, ये कॉन्ट्रैक्ट किए, ये रिलैक्स किए, ये कॉन्ट्रैक्ट किए, ये रिलैक्स किए। जब रिलैक्स करेंगे डॉम शेप हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ये वॉल्यूम बढ़ गया, रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम घट गया। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम। किस एक्सिस में? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। किस एक्सिस में? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अब मैं बात करूंगा इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स ऊपर उठते हैं, तो वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ेगा? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। क्योंकि रिब्स आपके एक साइड, भाई एक साइड तो वेंट्रल होगी, ये वाली जुड़ी हुई है, एक साइड डॉर्सल होगी पीछे वाली। तो जब भी रिब्स मूवमेंट करते हैं ऊपर या नीचे, चाहे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से, तो हमेशा अटैचमेंट कहां है? डॉर्सल वेंट्रल। तो किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है? ऑलवेज डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज
हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। तो ये तो मैंने लिखा है, जब ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो हमेशा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये डिटेल में मैंने यहां बता दिया है कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, रिलैक्स करते हैं वॉल्यूम घटता है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम घटता है, रिलैक्स करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है। अब बताओ कोई डाउट? एक्सिस वाला पार्ट समझ में आना चाहिए। थोरेसिक कैविटी कैसे एक्सपेंड, यही है थोरेसिक कैविटी, समझो, ठीक है। ये पूरा एक ढांचा है, आपकी रिब्स, आपका डायफ्राम नीचे, ठीक है, ये अंदर से खोखला है, पूरा अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है पूरा, ठीक है, होलो है, जिसके अंदर लंग्स और हार्ट होता है आपका, ठीक है। ये पूरा चैम्बर है, अंदर से एयर टाइट, यहां पर एयर टाइट है, ये रिब्स के बीच में मसल्स हैं, बिल्कुल एयर टाइट सील्ड कर दिया है इन्होंने, ठीक है। अब जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स उठते हैं, रिलैक्स करते हैं रिब्स नीचे जाते हैं। जब डायफ्राम के मसल्स कांटेक्ट करते हैं डायफ्राम फ्लैट होता है, बढ़ेगा वॉल्यूम, रिलैक्स करेगा फिर घटेगा। समझ रहे हो? तो ये थोरेसिक चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर, जिसको वेंट्रल साइड से बनाता है स्टर्नम, डोर्सल साइड से बनाता है वर्टिकल कॉलम, लेटरल साइड पर रिब्स हैं और लोअर साइड पर डोम शेप डायफ्राम है, ठीक है। इन्हीं में दो टाइप के मसल्स हैं, डायफ्राम के मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर कम होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, बाहर की एयर अंदर। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, अंदर की एयर बाहर। तो बस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाना और घटाना है, एयर अपने आप आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। इसी को आप ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बोलते हो, ठीक है, समझे? इसी को आप ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बोलते हो। यहां तक कोई डाउट? यस, यस, यहां तक कोई डाउट? लंग्स का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, लंग्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम चेंज होता है, लंग्स का प्रेशर चेंज होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। प्रेशर में थोरेसिक वॉल्यूम के चेंज होने से प्रेशर पर अंतर आता है, समझ रहे हो? लंग्स के प्रेशर पर अंतर आता है, जिसकी वजह से एयर अंदर और बाहर होती है। आई या नहीं आई? ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब मैकेनिज्म से रिलेटेड मैं थोड़ा एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा उसके ऊपर, ठीक है। मैकेनिज्म से रिलेटेड पूरा, भाई बाल्टी लेके, भाई बाल्टी भी लगा रहे हैं, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं भाई, ठीक है। एक्चुअल में बच्चों को आज पूरा मैं एंटीरियर पोस्टीरियर रिब्स का मूवमेंट, ठीक है, किस तरीके से, भाई ये हैंडल ऊपर होगा तो आगे वाला साइड वेंट्रल है, पीछे डोर्सल है, तो किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो बेस्ट तरीका है ये बकेट, ठीक है। और ये तरीका दिया कहां? ठीक है, हाँ, जब भी आपकी डीपीपी प्रॉपर ना बन पाए, ठीक है, तो सबके ऊपर लागू होता है, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। प्रॉपर आपको डीपीपी सॉल्यूशन मिलेंगे, हाँ। नहीं बेटा, सभी लोग बहुत डेडिकेट होकर लगे हैं आपके लिए, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं दिखा पाता कैमरा मूव करके, तो एसीपी सर जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं क्लास में, आप उनकी एनर्जी देख रहे होगे, मतलब अल्टीमेट एनर्जी है, ठीक है। ऑलरेडी मतलब इस बार आपका फिजिक्स उस लेवल पर लेकर के जाएंगे ना, आपके एक्सपेक्टेशन में नहीं होगा, मतलब सोच ही नहीं पाओगे भाई, ठीक है। तो ऑलरेडी सभी लोग बहुत डेडिकेट होकर लगे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, राह पकड़ तू एक चला चल, ठीक है, बस तुम अपने टीचर को फॉलो कर लो ब्लाइंडली, मैं सच कह रहा हूं, तो आपको आपका टारगेट बहुत बेहतर तरीके से मिल जाएगा। हर टीचर अपनी पूरी दम लगा देगा आपको आपके वहां तक पहुंचाने में। हाँ, बस अंतर इतना है कि आप कैमरे के पीछे हो, ठीक है, हम फिजिकली आपके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको खुद सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है, और जो कहा जाए उसको फॉलो करना पड़ेगा। बस मैं इतनी बात कहूंगा, ठीक है, बाद बाकी का तो कल मैं स्टार्ट करूंगा उसको, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये कल मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज मैं मैकेनिज्म तक ही रखूंगा आपका, ठीक है। कल मैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पूरा डिटेल में लेके चलूंगा, इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे लेकर के आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया था मैं, कल जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है। अच्छा आप ही बताओ जरा, एक दिन देखूं कुछ बता पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जरा बताओ कौन से मसल्स थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, कौन से मसल्स हैं? अच्छा एब्डोमिनल मसल्स कल समझाऊंगा,
ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन थर्ड, क्योंकि डायफ्राम वॉल्यूम को बढ़ाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वॉल्यूम को बढ़ाएंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जबकि भाई एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम घटेगा, इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ये दो ही मसल्स हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ एक ही काम होता है, इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम। बेहतर बेटा, सुपर, बेहतरीन। तो बहुत सारे बेहतर से क्वेश्चंस कराने वाला हूं कल मैं, ठीक है। आज मैं स्टॉप करूंगा क्योंकि मुझे पूरा मैकेनिज्म कराना पड़ेगा और टाइम पूरे मैकेनिज्म का नहीं है। 2 बजे, 1 से 2, 3 बज रहे हैं क्या, क्लास ऑफ हो जाएगी 2 घंटे में, यस, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखूंगा, अब तसल्ली से खाना खा लो। कल पल्मोन देखो, पूरा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आज हो गया है, नहीं कुछ भी, ठीक है। ये समझ में आ गया तो कुछ है ही नहीं भाई, ये मैकेनिज्म समझ में आ गई ना, तो क्या करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट लेस कराना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट लेस कराना है, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ठीक है। फोर्सफुल ब्रीथिंग कराऊंगा मैं, ठीक है। और साथ में मैं 2 एडिशनल ब्रीथिंग कराने वाला हूं जो नॉर्मल क्लास में नहीं कराता था। 2 एडिशनल टाइप की ब्रीथिंग, ठीक है, एक कॉन्शियस ब्रीथिंग और एक अनकॉन्शियस ब्रीथिंग। ये कल मैं ऐड कर रहा हूं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये सब एडिशनल पॉइंट्स होंगे, अल्टीमेट लेवल के पॉइंट्स होंगे, तो वो मैं कल कराने वाला हूं। कॉन्शियस ब्रीथिंग, अनकॉन्शियस ब्रीथिंग, और एक क्वेश्चन हर साल आता है पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से, वो भी कल कराने वाला हूं। तो कल कमर कस के आना, बेहतर लेवल की चीजें होंगी, ठीक है। कम से कम 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन कल के सेशन से नीट के होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा कल, और कल बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा और एनसीईआरटी भी पूरी में कराने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा कल, ठीक है। बाय 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 बेटा, बाय, ठीक है। बस मैंने कहा फॉलो कर लो टीचर्स को, ठीक है, और बस डाइवर्ट बिल्कुल बिल्कुल मत हो। जो बच्चा एक बार बैच में आ गया, ठीक है, देखो वाईटी एक ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वाईटी एक वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको अपने टीचर्स को ढूंढना होता है, ठीक है। भाई बैच में तुम आ चुके हो, ठीक है, पर और बच्चा बैच में नहीं है, उसको नहीं पता बैच में आया कैसे जाएगा, तो मजबूरी है हमें वाईटी पर जाना पड़ेगा, पर आपको वाईटी पर नहीं जाना। आप एकदम फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको फोकस कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो बच्चे को बताना पड़ेगा ना कि बच्चा कहां कहां ढूंढ रहा है, ठीक है। उसको बताएंगे यार, तो उसको हमें वाईटी पे जाना पड़ेगा, पर आपको वाईटी पर नहीं जाना। आपको एकदम फोकस करके रहना है अपने बैच पर, अपने टीचर पर। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जिन लोगों ने ये कर लिया, कोई ताकत नहीं है उनके रिजल्ट को रोक पाए, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय बाय बाय।